जय हिंद। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। आज का हमारा विषय है कवि अज्ञेय एवं उनकी कविता कलगी बाजरे की। कवि अज्ञेय कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। आपका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी एमए करते समय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और उस समय बम बनाते हुए पकड़े गए। वहां से फरार भी हो गए, किंतु पुनः 1930 के अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रवर्तक एवं इसके जनक माने जाते हैं। आपने जापानी हाइकू कविता को हिंदी में स्थान दिया और अनुवाद किया अपने स्तर पर भी, और अन्य लोगों से भी हाइकू कविता का परिचय कराया और उसे हिंदी में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। कवि अज्ञेय का बहुआयामी व्यक्तित्व, एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ अच्छे फोटोग्राफर एवं सत्यान्वेषी के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास कर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी की एवं 1927 में बीएससी करने के बाद लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने फिर अंग्रेजी विषय में प्रवेश लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण आगे की पढ़ाई वे पूरी नहीं कर सके। अज्ञेय 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में उन्हें रहना पड़ा। 1936 से 37 में अज्ञेय ने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से लेकर 46 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से उन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटे तो दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स और अंग्रेजी पत्र वाक जैसे पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नाम से एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। दिल्ली में 4 अप्रैल 1987 को आपकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अज्ञेय की प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो आपके कविता संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोयम्स आपका अंग्रेजी काव्य संग्रह है। आपकी कहानियों की बात करें तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल नाम से आपके कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय ने 3 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे, जिसमें शेखर एक जीवनी 2 भागों में, प्रथम भाग उत्थान एवं द्वितीय भाग उत्कर्ष नाम से आपने लिखा। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। कवि अज्ञेय ने यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर याद रहेगा एवं सहसा बूंद उछली नाम से यात्रा वृत्तांत लिखे। आपने निबंध संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें त्रिशंकु,
सब रंग, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य एवं आलवाल महत्वपूर्ण है। अज्ञे ने आज आलोचना में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन, आपने संस्मरण भी लिखा है जो है स्मृति लेखा। अज्ञे ने डायरी विधा में भी कार्य किया, जिसमें भवंती, अंतरा और शाश्वती की रचना आपने की। गद्य में भी आपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख है संवत्सर। अज्ञे ने नाटक भी लिखा, उत्तर प्रियदर्शी नाम से। अज्ञे की जीवनी भी रामकमल राय द्वारा लिखी गई, शिखर से सागर तक नाम से। अज्ञे का जितना लेखन में नाम बड़ा है, उससे अधिक वे संपादन के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने संपादन के द्वारा साहित्य के एक नए युग का उदय किया और नवीन धाराओं का प्रवर्तन आपने किया। आपके संपादित ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में निबंध संग्रह, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनके तार सप्तक नाम से जो आपने 4 कविता संग्रह निकाले, उनमें प्रथम 3 तार सप्तक बहुत महत्वपूर्ण कविता संग्रह माने जाते हैं। आपने प्रथम तार सप्तक का संपादन किया 1943 में, द्वितीय तार सप्तक का संपादन किया 1951 में, और तृतीय का संपादन किया आपने 1959 में। उनके लगभग समग्र साहित्य को सदा नीरा नाम से 2 खंडों में संकलित किया गया है, तथा अन्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध, सर्जना और संदर्भ नाम तथा केंद्र और परिधि नाम से संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का संपादन किया, तथा पुष्करणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलनों का भी। वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रहों के भी संपादक रहे। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियां कम नहीं लिखी, किंतु एक समय के बाद उन्होंने कहानियां लिखना बंद कर दिया और हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ दिया। निस्संदेह वे आधुनिक हिंदी साहित्य के शलाका पुरुष थे, जिन्होंने हिंदी में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। अज्ञे की रचनावली 18 खंडों में समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, और इसके संपादक कृष्णदत्त पालीवाल हैं। यहाँ हम एक उनकी प्रमुख कविता कलगी बाजरे की कविता का पाठ करेंगे और उसकी व्याख्या और उसके विशेष महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे। कलगी बाजरे की कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रयोग को कविता में स्थान देने का कार्य किया। अज्ञे ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमानों, प्रतीकों का विद्रोह किया एवं काव्य के क्षेत्र में नए उपमान का प्रयोग किया। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति उपमानों, तारिका, कमलिनी, चंपे की कली जैसी सीमित उपमानों में नहीं सजाना चाहता। यदि वह उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहता है, तो उसे अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला हुआ दिखाई देता है। कलगी बाजरे की कविता इस प्रकार है। बिछली हरी बिछली घास डोलती छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद की भोर में नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि कवि ने रीतिकालीन जो उपमान थे उनको पूरी तरह से नकारते हुए नवीन उपमानों को ग्रहण करने का कार्य किया है, जिसमें उन्होंने बिछली घास,
कलगी, बाजरे की जैसे उपमानों के माध्यम से नायिका के सौंदर्य और उसकी प्रशंसा का प्रयास किया है और उन्होंने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि मैं यदि तुमको पुराने उपमानों, रीतिकालीन उपमानों के साथ मैं तुमको नहीं संबोधित कर रहा हूँ, नहीं पुकार रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मेरा प्यार उथला है या कि कम है या कि अधूरा है या मैला है, बल्कि मैं कुछ नए प्रतीक और प्रतिमानों के माध्यम से तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन करना चाहता हूँ और तुम्हारे प्रेम को नई पहचान के माध्यम से जानना चाहता हूँ। बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इस पंक्ति पर विशेष रूप से मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यहाँ इस पंक्ति को आप देखेंगे तो कवि ने बिल्कुल सामान्य लोक से एक पंक्ति जैसे उन्होंने उद्धृत की, एक उपमान लिया कि जिस प्रकार से कोई बर्तन होता है, कलई, उस बर्तन पर जो पॉलिश करते हैं उसको देशज भाषा में कलई शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो जिस तरह से आप रसोई के माध्यम से उन्होंने एक उदाहरण लेते हुए कहा कि जिस प्रकार से बर्तन को अधिक मांजने से, अधिक घिसने से उसकी जो पॉलिश होती है वो उतर जाती है, इसी प्रकार से ये जो पुराने प्रतीक हैं, ये जो पुराने उपमान हैं, ये अब घिस गए हैं। इसलिए मैं अब कुछ नए प्रतीक और नए उपमानों को ग्रहण करना चाहता हूँ। उनके माध्यम से मैं अपनी बात को अधिक स्पष्ट और मार्मिक ढंग से कहना चाहता हूँ। यहाँ कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है। प्रकृति भी बिल्कुल मानवीकरण उन्होंने उस प्रकृति का किया है और उन्हीं उपमानों से नायिका के स्वरूप का उन्होंने आकलन किया है और उसका वर्णन किया है। इसी कविता की कुछ अगली पंक्तियां हमारे सामने हैं। तुम्हारे रूप के तुम हो निकट इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में, कलगी छरहरे बाजरे की। अब इन पंक्तियों में देखें कि आपने एक बार तो पुराने प्रतीकों और पुराने उपमानों को खारिज कर दिया, उनको निस्तेज मानकर, उनको समय के अनुकूल अब वे नहीं रहे, अब वे प्रासंगिक नहीं रहे। जिस प्रकार किसी बर्तन को बहुत घिसने से उनका मुलम्मा या पॉलिश या कलई छूट जाती है, उसी प्रकार से ये प्रतीक और ये उपमान अब मैले हो गए हैं। कवि को ऐसा लगता है तो कवि बिल्कुल कविता में कुछ नए तरह के प्रयोग यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे वे नायिका से कहते हैं, पिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में। पिछली घास यानी जो हरी भरी घास किसी लॉन में या किसी पार्क में आपने देखी होंगे, तो वो बहुत हरी और बहुत सुंदर और मखमली सी एक घास है जो हवा में लहलहाती है या खिली सी हरे रंग की बिछी रहती है धरा पर, तो वो आपको कितना प्रसन्न चित्त बना देती है। कुछ ऐसे उपमानों का प्रयोग वे अपनी नायिका के लिए करते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं, कलगी छरहरे बाजरे की। कलगी से अर्थात आपने अगर कभी बाजरे की फसल देखी होगी तो उसके ऊपर एक बाली लगती है और जब वो फूलती है तो उस पर नन्हे नन्हे से फूल खिलते हैं। वो बहुत दूर से अगर आप देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देंगे, किंतु जब आप उसके बहुत निकट से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ नन्हे नन्हे से फूल हैं उस छरहरी सी बाजरे की कलगी पर, और वे लहलहा रही है। तो एक अलग तरह की सौंदर्य अनुभूति, अलग तरह का प्रयोग इस कविता में आप देखेंगे। आज हम शहरातियों को पालतू मानच संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, नहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास का। अब यहाँ पर जैसे कि उपमाएं पूर्व में दी जाती रही हैं और सृष्टि के ऐश्वर्य की और औदार्य की, औदार्य से तात्पर्य है उदारता की, सृष्टि का ऐश्वर्य और उदारता, इस सबसे हम सभी भली भांति हम इससे परिचित हैं और हम इसके महत्व को समझते हैं। तो कवि अपनी नायिका के लिए जो प्रयोग उपमानों में करते हैं वे प्रकृति से ढूंढ कर लाते हैं, ना कि रीतिकालीन उपमानों से।
आगे की पंक्तियों को हम देखेंगे। कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी बाजरे की। यहाँ पर कवि की दो उपमानों पर विशेष जोर उन्होंने दिया है, एक बिछली घास, दूसरा कलगी बाजरे की। दोपहर के समय में आप देखेंगे, दिन के समय में जब आप हरी भरी घास को देखेंगे तो वो आपकी आंखों को शीतल करती हैं, वो आपको मुदित करती हैं, वो आपको प्रसन्न बनाती हैं। इसी समय इन्होंने सांझ के सूने गगन पर, यदि आप कभी गांव गए हैं और आपने बाजरे की फसल को देखा है, सामान्यतया यह फसल बरसात के मौसम में उगाई जाती है अभी भी, तो शाम के समय में यदि कैमरे की दृष्टि से आप देखेंगे और एक बाली को देखें साफ आसमान में और शाम का समय है और एक हवा से एक बाजरे की बाली लहलहा रही है, तो उसका जो सौंदर्य है वो किसी रीतिकालीन उपमान से कम नहीं है। तो लेकिन ये कविता में नए तरह के प्रयोग हैं, ये कविता में नए तरह के उपमान कवि अज्ञेय ने यहाँ पर किए हैं और ये विशिष्ट इसलिए बनाते हैं और यहीं से कविता में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसी कविता को यदि हम आगे देखें, कलगी बाजरे की और सचमुच जब इन्हें मैं देखता हूँ, या खुली वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत हूँ समर्पित, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। इन कविता की अंतिम पंक्तियों को यदि हम देखें तो कवि कहता है कि शब्द जादू है। शब्द जादू से उनका तात्पर्य है जो रीतिकालीन उपमान है, चंपे की कली, कमलिनी, जूही की कली आदि आदि उपमान जो रीतिकाल से निरंतर चले आ रहे हैं और श्रृंगार के वर्णन में सामान्यतः कवि उन उपमानों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का जादू बिखेरते हैं। तो कवि का प्रश्न यहाँ पर है कि शब्द जादू हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, किंतु समर्पण क्या कुछ नहीं? ये प्रश्न अपने आप में आपको उद्वेलित करेगा कि क्या मात्र शब्दों के ही जाल को हम सुंदर मान लें, या कि समर्पण का भाव भी कुछ सौंदर्य रखता है या उसका कुछ महत्व है। ये प्रश्न पाठक के विवेक पर छोड़ा है कवि ने कि पाठक इसको किस दृष्टि से देखता है। समर्पण, मगर समर्पण क्या कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो समर्पण शब्द कवि ने यहाँ पर प्रयुक्त किया, इसने इस कविता के अर्थ को पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रदान किया और यहाँ पर उन्होंने जिस तरह के उपमान बिछली घास और कलगी बाजरे की, इन उपमानों से नायिका को संबोधित किया, उसकी बात की, तो ये एक अपने आप में एक अनूठी सी परंपरा है और एक नया प्रयोग है, नया चलन है, जहाँ से कविता में नई कविता नाम से एक नया आंदोलन आरंभ होता है और इसे हिंदी में एक नवीन युग के रूप में भारतेंदु युग के बाद हम देखते हैं। इस कविता के अगर हम मोटे मोटे अर्थ को देखें तो इस कविता के माध्यम से नायिका की तुलना बाजरे की कलगी से की है और कहता है कि नायिका इतनी कोमल, नाजुक और सुंदर है, अपनी प्रेमिका को हरी बिछली घास जो बाजरे की डोलती हुई बाली ने, कवि ने कहा है, सांझ के समय चमकने वाले तारे का प्रयोग या किरण अब नहीं कहता शरद ऋतु की सुबह के समय पाले में ढकी हुई कुमुदनी को भी अब मैं तुम्हें अभी अभी ताजा खिली हुई चंपे की कली भी नहीं कहता। तो इसका अर्थ मेरा यह नहीं है कि मेरा हृदय सूना है या कि मेरा प्यार मैला हो गया है या कि मैं झूठ बोलता हूँ, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि ये उपमान अब पुराने हो गए हैं, अब इन उपमानों की सार्थकता समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से किसी बर्तन को अगर बहुत घिस दिया जाए, बहुत मांजने से उसकी पॉलिश, कलई या मुलम्मा उतर जाता है, उसी प्रकार इन उपमानों के प्रयोग का बार बार प्रयोग होने से, बार बार कविताओं में इनका आने से, इनका अब प्रयोग ये अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, अब ये पुराने हो गए हैं और इन्होंने अपनी आभा, अपनी चमक को, अपनी पॉलिश को इन्होंने खो दिया है।
इसलिए मैं अब कविता में नए उपमानों का प्रयोग करता हूँ। कवि की अंतिम पंक्ति में प्रकृति के प्रति अथाह स्नेह और प्रेम दिखाई देता है। वह इन पंक्तियों में प्रश्न करते हैं कि क्या समर्पण कुछ नहीं है? नहीं, जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति जो समर्पण भाव रखता हूँ उसका कोई मूल नहीं है, क्योंकि केवल मात्र शब्द सब कुछ नहीं हो सकते। समर्पण एक बड़ी विधा है, एक बड़ा एक मूल्य है, जीवन मूल्य है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस कविता की अगर हम विशेषताओं को देखेंगे तो कवि ने सहज भाषा एवं प्रवाह युक्त भाषा का प्रयोग किया है, नए उपमानों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का इस कविता में आप प्रयोग देख सकते हैं। मानवीकरण किया गया है यहाँ पर प्रकृति का, बिजली, घास और कलगी बाजरे की के माध्यम से। उपरोक्त कविता में कवि जमीन से जुड़े हुए उपमानों को प्रयोग करता है और उनसे इस तरह उनकी प्रकृति से जो जुड़ाव है वो स्पष्ट रूप से हम यहाँ देख सकते हैं। कवि ने कविता की अंतिम कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपना अथाह प्रेम को दर्शाया है, अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण के भाव को दर्शाया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम नए उपमानों के प्रयोग को इस कविता में देखते हैं। यह कविता हिंदी में बार बार दोहराई जाती है। इसकी एक पंक्ति विशेष रूप से कि बहुत अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, पर बार बार हमारा ध्यान जाता है और यह पंक्ति मात्र उपमानों के अर्थ में नहीं बल्कि कई बार अलग अलग अन्य अर्थों में भी सार्थक हो उठती है। हमारे इस वक्तव्य में एक अन्य कविता को हम यहाँ पर ले रहे हैं। योगफल अज्ञेय की एक अगली कविता है। अब इस कविता को आप, इस कविता की ये छोटी कविता है और इस कविता की पंक्तियों को आप देखेंगे तो आप अपने जीवन को समझेंगे एक तरह से। सुख मिला हम न कह सके, सुख मिला हम न कह सके, दुख हुआ हम न सह सके। इन कुछ सीमित से शब्दों में आप देखेंगे कि आपको कवि कितना कुछ कहता है। सुख मिला हम न कह सके। जिस समय हम सुख की अनुभूति में होते हैं, जिस समय हमारे पास, हमारे आसपास सुख का वातावरण होता है, तो हम उस सुख को, पहली बात तो यह है कि हम उसे समझ ही नहीं रहे होते। तो हम उस सुख को जब अनुभूत ही नहीं करेंगे तो हम कह कैसे सकेंगे? उस सुख की अनुभूति हम उस समय करते हैं जब हम किसी प्रकार के दुख से या किसी जटिलता से हमारे जीवन में हमारा सामना होता है। दुख हुआ हम सह न सके। अगली पंक्ति, दुख हुआ हम सह न सके। हम इतनी तटस्थता हमारे अंदर नहीं रही है कि यदि किसी प्रकार का दुख, कोई संकट हमारे समक्ष है तो हम उसे सह सकें। हम व्याकुल हो उठते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना है। जब हम सुख में हैं तो हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उस अभिव्यक्ति का कारण मात्र सुख को छुपाना नहीं है। उस अभिव्यक्ति न करने का कारण एक ये भी है कि हम उस सुख की प्रक्रिया में रहते हुए हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कितने अच्छे से अपने जीवन में इस समय जी रहे हैं। और जब कोई तरह का दुख हमारे सामने आ जाता है तो हम सहसा व्याकुल हो उठते हैं और हम उस दुख को भी हम नहीं सह पाते और हम उसे तरह तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आगे इसकी पंक्ति है, संस्पर्श वृहद का उतरा सुर सरिसा, हम बह न सके। संस्पर्श वृहद का उतरा सुर सरिसा। संस्पर्श यानी स्पर्श, वृहद बहुत बड़ा, उतरा सुरसरी का। अब सुख के लिए उन्होंने संस्पर्श वृहद का कहा और सुरसरी कहते हैं गंगा नदी को भी। तो एक वृहद सुख जब हमारे जीवन में आता है तो हम उस धारा में बह नहीं पाते। हम फिर भी कहीं और ही भटकते हैं, कहीं कुछ और ही कल्पनाएं हमारे मन में होती हैं, कुछ अन्य ही हमारे मन में आकांक्षाएं होती हैं और वो आकांक्षाएं हमें उस सुरसरी के साथ बहने नहीं देती, हमारा मार्ग अवरुद्ध करती हैं और हम
समझ नहीं पाते कि हम जिस अवस्था में हैं वो कितनी अच्छी अवस्था है और हम उसके साथ बह चलें तो कितना अच्छा हो। इसी कविता की कुछ अगली पंक्तियां हम यहाँ देखेंगे। यों बीत गया सब, पर मरे नहीं हम, पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। यों बीत गया सब, हम मरे नहीं पर हाय कदाचित जीवित भी हम रह न सके। अंतिम कविता की इन पंक्तियों में जीवन जैसे साकार हो उठता है, जीवन जैसे यथार्थ रूप में हमारी आंखों के सामने उभरने लगता है। जैसे सब कुछ बीतता है, हम चाहें न चाहें हर क्षण हमारा जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, निरंतरता में बढ़ता है। समय का एक चक्र है जिससे हम पार नहीं पा सकते और जीवन एक निरंतर प्रवाह में बह रहा है। हम उसे नहीं समझ पा रहे, किंतु हम ये समझ भी नहीं पा रहे कि ये जो जीवन का प्रवाह है ये एक दिन यूं ही सदा के लिए विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम उस प्रवाह में तो हैं, हम उस प्रक्रिया में तो हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया को, उस प्रवाह को समझ नहीं पाते और हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम उस प्रक्रिया में तटस्थता के साथ रह सकें। इस प्रकार हमारे इस कवि और कविताएं में अज्ञेय की हमने 2 कविताओं का पाठ किया, कलगी बाजरे की एवं अज्ञेय की एक दूसरी कविता योगफल। कलगी बाजरे की में आपने देखा कि उन्होंने पुराने प्रतीकों का खंडन और नए प्रतीकों का प्रयोग किया। तो कर्म फल योग फल कविता में कवि ने एक जीवन का जैसे दर्शन हमारे सामने रखा। कवि के यदि आप पूरे जीवन चक्र को देखें, उनकी रचनाओं को देखें, उनकी रचना के वैविध्य को देखें, उनकी विधागत विविधताओं को देखें, तो उनको शलाका पुरुष कहा जाता है। इस बात का अर्थ हमें समझ में आता है कि उन्हें यह उपाधि किस तरह दी गई होगी। अज्ञेय ने कविताओं में, कहानियों में, उपन्यास में नए तरह के जो प्रयोग किए हैं, उन्होंने प्रयोगवाद युग जो आरंभ होता है वह अज्ञेय से ही आरंभ होता है। अज्ञेय के तार सप्तक से कविता में प्रयोगवाद का आरंभ होता है और यही प्रयोगवाद तार सप्तक से आगे बढ़कर नई कविता में समाहित हो जाता है। जो कवि प्रयोगवादी कविता में थे, आगे चलकर वही कवि हमें देखेंगे तो नई कविता में हमें वे कवि दिखाई देते हैं। कवि के इन कविताओं में आपने जो प्रयोग किए हैं, जो उनको लेकर लोगों की विविध प्रकार की धारणाएं रही हैं, लेकिन उन्होंने एक नए युग का प्रवर्तन किया, प्रयोगवाद और नई कविता का। इसको तो हम खारिज कर ही नहीं सकते, इसको हम नकार नहीं सकते। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का एक प्रयोगात्मक उपन्यास ही है। इसे अज्ञेय ने पूर्व दीप्ति शैली में लिखा है, अर्थात फ्लैशबैक पद्धति में उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। इस उपन्यास में ये अपने आप में एक प्रयोग है कि उन्होंने अपने जीवन को एक तरह से, कुछ लोग इसको अज्ञेय की आत्मकथा मानकर भी इस उपन्यास को पढ़ते हैं और यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें शशि और शेखर को, जो चरित्र है शेखर का, उसको अज्ञेय के चरित्र में देखा जाता है और शशि जो इस उपन्यास की नायिका है, वे उनकी एक रिश्ते में बहन थी और उनको केंद्र में रखकर, ये 2 पात्रों को केंद्र में रखकर यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखा गया है। यह उपन्यास बहुचर्चित और बहुप्रशंसित उपन्यास है। इस उपन्यास में आप देखेंगे कि लेखक का विद्रोही स्वभाव सामने आता है, जो किसी प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों को, सामाजिक मान्यताओं को पूरी तरह से नकार देता है। शेखर एक ईमानदार, जिज्ञासु एवं साहसी व्यक्ति है। उसमें अहम भाव की प्रबलता है। उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित दिखाई देता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहना चाहते हुए भी उसके मन में कई बार प्रश्न उठते रहते हैं। उपन्यास में घटनाओं की अधिकता होने के कारण शेखर के व्यक्तित्व में स्थिरता बनी रहती है। घटनाएं बहुत तरह की
घटित होती हैं इस उपन्यास के दोनों उपन्यासों को यदि हम देखेंगे, भाग 1 और भाग 2 को। लेकिन जो नायक है उपन्यास का, शेखर एक जीवनी का जो नायक है शेखर, उसके उपन्यास में एक तरह का स्थिरता है, स्थिरता भाव है उसमें। अज्ञेय ने शेखर के माध्यम से गूढ़तम प्रवृत्तियों को चित्रित करने का प्रयास किया है। अज्ञेय ने इस उपन्यास में सूक्ष्म कलात्मक प्रयोग किए हैं और शेखर के स्वप्न के द्वारा भूतकाल के जीवन और वर्तमान तथा भविष्य को एक नई दिशा देने का प्रयास इस उपन्यास में अज्ञेय का दिखाई देता है। इस स्वप्न के माध्यम से पाठक शेखर के समस्त जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उस समय की रीति का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों को भी यथार्थ के स्तर पर हम इस उपन्यास में देख सकते हैं। स्वतंत्रता और क्रांति की सोच भी इस उपन्यास में स्पष्ट रूप से उभर कर हमारे सामने आती है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का परिचय भी इस उपन्यास में हमें प्राप्त होता है। उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर विचारात्मक अभिव्यक्ति की गई है। संपूर्ण उपन्यास में शेखर के जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है। अहम भाव, भय, नारी पुरुष के बीच जुड़ी काम वर्जनाओं का बेहद स्पष्ट रूप से इस उपन्यास में दिखाया गया है। अज्ञेय ने प्रतीक और बिंबों के माध्यम से इस उपन्यास को जीवंत बना दिया है। काव्य जैसी भाषा इसमें कई स्थानों पर प्रतीत होती है। अलंकारों का प्रयोग भी इस उपन्यास में है। कथा का अंत में भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। शेखर एक जीवनी उपन्यास ऐसा मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसमें हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार हम कवि अज्ञेय, उनकी कविताओं और उनके व्यक्तित्व को इस वक्तव्य में, इस व्याख्यान में हमने देखा और इसमें कुछ जिज्ञासाएं आपकी और भी रही होंगी। उनको हम किसी अन्य व्याख्यान के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। सुभारती